हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेशन नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आई होप आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लेना। और अगर मैं पीडीएफ की बात करूं, इन नोट्स के हैंड रिटन नोट जो शॉर्ट नोट्स हैं जो सिर्फ एक पेज में आपको दिए गए हैं लर्न करने के लिए, वो उसका जो पीडीएफ है आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है। वहां से आप क्या कर सकते हो, वो लिंक पर क्लिक करके जाओ, वो ज्वाइन करो और वहां आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, है ना। पीडीएफ लेने के लिए मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ तो जो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वो तो आप बिल्कुल भूलना ही नहीं, है ना। वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया है सो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और कोई भी नीड हो, डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप में आप हमें पूछ सकते हो। और कमेंट करना, फीडबैक देना मत भूलना। बिना किसी देरी के करते हैं एक हमारे सेशन को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, उसके पहले आपको मैनेजमेंट का मतलब पता हुआ होना जरूरी है। कि हम किसी भी काम को, जब हमारा जो गोल होता है वो गोल को कंप्लीट करने के लिए, वो गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। अब वो मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजमेंट अगर हम कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट, अगर जो बंदा काम करता है, जो मैनेज करता है कंपनी को, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। और मैनेजर के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसकी डेली लाइफ में। उसको रखा ही इसलिए जाता है कि चीज़ों को, हर चीज़ों को क्या करे, वो मैनेज करे। और वो मैनेज करने में उसके सामने बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसको उसको क्या करना पड़ता है, वो केसेस को टैकल करना पड़ता है। और यही जो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हिस्ट्री में, पास्ट में स्कॉलर्स के थ्रू। इकोनॉमिस्ट हैं स्कॉलर्स, जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में क्या होता है, हमारे न्यूटन्स के लॉ हैं, है ना। ऐसे ही और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लॉ प्रोवाइड किए गए हैं, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं साइंटिस्ट। और किस तरीके से कोई प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, वो प्रिंसिपल्स काम में आते हैं साइंस में। वैसा ही सिमिलर कहाँ है हमारा इकोनॉमिक्स या फिर हमारा बिजनेस स्टडीज में, कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या दिए हैं, पहले चीजों को ऑब्जर्व करके उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हमारे लिए बनाए हैं। और वो प्रिंसिपल्स किसके लिए दिए हैं? सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर मैनेजर को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रिंसिपल्स में प्रोवाइड की गई, और अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो मैनेजर उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, उन प्रिंसिपल्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और जो हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए हमारे इकोनॉमिस्ट या स्कॉलर्स के थ्रू, वो जो बेस्ड रहते हैं प्रिंसिपल्स, वो रहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड। कैसे? अगर हम बात करें, हम थिंक करें कि हिस्ट्री में अगर हम जाएं थोड़ा, तो कोई भी जैसे इकोनॉमिस्ट है ना, उनके सामने कोई ना कोई चीज घटी होगी, उनके सामने कोई ना कोई चीज हुई होगी, तभी जाके उन्हें क्या है, उस चीज का अनुभव आया, उस चीज का एक्सपीरियंस आया। एक्सपीरियंस आने से उन्होंने सोचा कि आगे चल के लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो एक पेपर पे लिखा, और वो प्रिंसिपल बना दिया उन्होंने, कि आगे चल के अगर ये प्रॉब्लम किसी के सामने अराइज होती है तो वो क्या कर सकता है, वो अपना टाइम बचा के, ये जो प्रिंसिपल पहले ही बनाया गया है, जो मेरे साथ पहले ही हो चुका है, तो आगे चल के जिसको भी प्रॉब्लम अराइज होगी तो वो इस एक्सपेरिमेंट, इस प्रिंसिपल को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। ये क्या है हमारा ओवरव्यू के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या जो प्रिंसिपल्स हैं उनका मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स एक आइडिया होता है और एक मेथड होता है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है, मैनेजर की जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो प्रॉब्लम्स, वो मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, वो मेथड्स को हम बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। और जो मैनेजर को हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक बार डेफिनेशन अगर हम देख लें इसकी, तो लिखा क्या हुआ है, इट इज द बेसिक एक्टिविटीज, वन सेकेंड, it is the basic activities that can help a manager to tackle his problem in a scientific and systematic manner। मतलब कोई भी मैनेजर के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको टैकल इजीली कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल गिवन बाय द वेरियस स्कॉलर्स एंड इकोनॉमिस्ट, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ड्राइव्स, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट की, जो प्रिंसिपल्स है वो आते कहां से, उनका सोर्स क्या है, कि हमारे पास कहां से आए। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो आए हैं दो चीजों से, किससे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक्चुअल प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक्चुअल
प्रैक्टिस। अब ये एक्चुअल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, देखो आप पढ़ लिया आपने, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक उस चीज को आप परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक वो चीज के ऊपर आप काम नहीं करोगे, तब तक उस चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और जब तक उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो आप क्या नहीं कर सकते हो, वो चीज का अनुभव नहीं ले सकते और आपके दिमाग में वो चीज नहीं आ सकते। तो जब आपने पढ़ा, फिर आप एज अ मैनेजर अपनी जॉब कर रहे हो, करते करते कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आई आपके सामने और कोई ऐसा केस आया जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, तो ये क्या किया आपने, अपना काम ड्यूटी परफॉर्म करते करते आपने वो चीज को देखा और उस चीज को ऑब्जर्व किया, है ना। फिर उस जो चीज आपने ऑब्जर्व किया उससे आप सीखे और फिर आपको एक सीख मिली कि अगर आगे आप ऐसी प्रॉब्लम आए तो मुझे ये करना है। तो ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है ना। और दूसरा होता है एक रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या होता है, रिसर्च मतलब होता है जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या करते हो, रिसर्च। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जब रिसर्च करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दो चीजों से ड्राइव्स होते हैं, एक तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन जब आप कोई रियल प्रैक्टिस करते हो, अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज ऐसी केसेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपको उससे पता चलता है कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे से अगर अब ये प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम इस तरीके से क्या होती है, सॉल्व होती है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट मतलब हम चीजों की रिसर्च करते हैं, मैनेजमेंट में चीजों की रिसर्च करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बेस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्यों हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है और मैनेजर को किस तरीके से प्रिंसिपल्स हैं जो वो हेल्प करते हैं। एक बार और सुन लो अगर नहीं पता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो मैनेजर को हेल्प करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर उसके सामने अराइज होती है तो उसको टैकल करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं, है ना। और ये प्रिंसिपल्स ड्राइव्स होते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो हम रियलिटी में प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस, एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है रिसर्च ऑफ मैनेजमेंट। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नोट्स अगर नहीं हो, मैंने बोला है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां जाके आप ज्वाइन करके ले सकते हो, पीडीएफ को इजीली आपको मिल जाएगा, है ना। फिर क्या है हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या नेचर होते हैं, सबसे पहला हमारा यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब देखो पूरी मैनेजमेंट की यूनिटी में आपको ये हेडिंग जरूर मिलेगी, यूनिवर्सैलिटी। और इसका मतलब आप लिख लो अपने नोट्स में, है मतलब कहीं भी लिख लो जो आपके मीनिंग्स वगैरह। यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो हर जगह क्या होते हैं, ये मैंने अभी बताया था पहले भी, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो हमारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं या फिर किसी एक कंट्री में ही नहीं, हर जगह क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। जहां पे मैनेजर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और अगर उसके सामने अराइज होते हैं तो ये जो प्रिंसिपल्स है हर कोई क्या करता है, यूज करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो ये टॉपिक है ये हर जगह, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये हर जगह क्या होता है, यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। मतलब अगर हम चाहे किसी चीज को, कोई चीज को डिसीजन लेना कि हम हमारे टाइप से डिसीजन ले सकते हैं, किसी चीज को हम अगर हम सोचे कि हम ये डिसीजन भी ले सकते हैं और ये डिसीजन भी ले सकते हैं, अगर हम इसको जैसा करना चाहें हम वैसे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप इनको कैसे भी जैसा आपको नीड पड़े उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब जो आपके जो इंसान है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का ह्यूमन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो ये प्रिंसिपल्स को किस तरीके से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ना। फिर है हमारा कंटिजेंट और रिलेटिविटी। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिजेंट का मतलब लिख लो। कंटिजेंट का जो मतलब होता है वो होता है एक्सीडेंटल। क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं, कंटिजेंट का मतलब होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई भी चीज होती है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी प्रिंसिपल कहीं भी क्या कर लोगे, यूज कर लेंगे, नहीं, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। रीजन इज दैट कि जो वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल बनाया गया है वो एक सिचुएशन के लिए बनाया है, और जब भी आपके सामने ये कंटिजेंट सिचुएशन आती है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो उस सिचुएशन के लिए बना गया आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, है ना। एडवांस पहले से आप नहीं सोचते हो कि हमें ये प्रिंसिपल क्या करना है, यूज करना है, बट जब सिचुएशन आती है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, प्रिंसिपल को यूज करते हो। और ये एक रिलेटिव होता है कि रिलेटिविटी का मतलब भी मैंने अभी बता दिया कि जब आपको जिस तरीके की प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिंसिपल को यूज करने वाले हो, है ना। फिर हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मैनेजमेंट में भी बताया था, कॉज एंड इफेक्ट अभी भी सुन लो। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि आपने कोई काम किया, कोई चीज आपसे बिगड़ गई, जैसे मान लो आप अभी पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम आपसे क्या हुआ,
आप एक अपने फ्रेंड की नोटबुक लिए हुए थे, फ्रेंड की नोटबुक ली आपने और वो गलती से उसके ऊपर आपसे चाय गिर गई या पानी गिर गया, है ना, और उसकी वजह से जो उसके इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हो गए, खराब हो गए, है ना। तो कॉज क्या हुआ, इधर इंपॉर्टेंट नोट्स खराब हुआ और फिर उस दोस्त को पता चला, वो फ्रेंड ने आपसे दोस्ती तोड़ दी। तो इधर कॉज क्या था, इधर कॉज था कि वो चाय गिरने से उसका एक्शन क्या निकला, रिएक्शन क्या निकला, कि आपकी दोस्ती छूट गई। तो जो कॉज है वो चाय गिरना, और जो इफेक्ट है उसका क्या है, जो फ्रेंडशिप आपके बीच में टूट गई। तो कॉज चाय गिरना है, इफेक्टिव कॉज इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है आपका कि आपकी दोस्ती इधर टूट चुकी है। फिर है आपका इक्वल इंपॉर्टेंस। इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए इक्वल है, और ये इक्वल क्या करते हैं, हर किसी को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बायस्ड होंगे ये प्रिंसिपल, जैसा वो प्रिंसिपल उस प्रॉब्लम किसी दूसरे के लिए, वही प्रिंसिपल सबके लिए है, कोई भी बायसनेस इसमें नहीं है। तो ये क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नेचर इक्वल इंपॉर्टेंस हर किसी को देता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हर हेडिंग पढ़ लिया हमने कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है, यूनिवर्सैलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारा ह्यूमन बिहेवियर, कंटिजेंट लायबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, एंड हमारा इक्वल इंपॉर्टेंस ये प्रोवाइड करता है। फिर अब हम पढ़ते हैं हमारा नीड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा टू इंक्रीज एफिशिएंसी, पेन चेंज कर लिया जाए थोड़ा, 1 सेकेंड। हाँ, नीड्स मतलब टू इंक्रीज एफिशिएंसी। टू इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम कम रिसोर्सेज यूज करके, कम खर्चा करके जब हम कोई अच्छा काम करके देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना। तो बस टू इंक्रीज एफिशिएंसी, हमें अपने बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, खर्चे को कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करना पड़ता है, जिससे हमारी जो कंपनी है, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम क्या कर सके, हमारा जो एफिशिएंसी है उसको और इंक्रीज कर सके। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी रिसोर्सेज का जो वेस्ट हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वेस्ट हमारे ना हो। ओके, फिर है हमारा टू क्रिस्टलाइज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है उभरना। क्या होता है, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है उभरना। लिख लो इसको, क्रिस्टलाइज का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है उभरना। मतलब किसी भी चीज को ठीक करना, किसी भी चीज को और अच्छा बनाने को हम क्या बोलते हैं, हमारा क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जो मैनेजमेंट का नेचर है उसको और उभारना और अच्छा करना क्या होता है, नीड होता है, मोटिव होता है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। फिर हमारा टू ट्रेन मैनेजर, मैनेजर को ट्रेन करने के लिए, मैनेजर को आइडियाज प्रोवाइड करने के लिए ये क्या होती है, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। फिर हमारा टू अटेन सोशल गोल। टू अटेन सोशल गोल, टू अटेन सोशल गोल का मतलब क्या है कि जो हमारे गोल्स हैं, हमारे वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। टू इम्प्रूव रिसर्च। टू इम्प्रूव रिसर्च मतलब जो हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उनको, रिसर्च में हम क्या चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को यूज करके हमारे जो गोल्स हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारे जो रिसर्च गोल है, हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च इंप्रूव करने में हमें ये प्रिंसिपल्स मदद करते हैं। फिर हमारा टू क्लैरिफाई थिंकिंग, मतलब हम जो सोच रहे हैं, हमारी सोच को, अगर हमने सोचा कोई चीज और अगर वो चीज प्रिंसिपल्स में भी लिखी हुई, और क्या हो सकता है कि अगर जो हम सोच रहे हैं वही प्रिंसिपल्स में लिखी हो, तो इसका मतलब ये सही हो सकते हो। तो हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच हो, उसको और अच्छा क्या बनाते हैं प्रिंसिपल्स, और क्लियर बनाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या था, हमने पढ़ा अभी तक मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। एक बार हम ऑब्जर्वेशन पूरा रिवाइज कर ले तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कि ये जो मेथड्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं जो मैनेजर को हेल्प करते हैं कोई भी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करते हैं मैनेजर को। प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है वो ड्राइव होते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी एक्चुअल प्रैक्टिस करके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब हम रिसर्च वगैरह करते हैं। इनके हमने क्या पढ़े, इनके हमने नेचर पढ़े, नेचर के बाद हमने पढ़ा इनके नीड्स क्या होती हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पे, जो इस चैप्टर के बहुत 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 मेन टॉपिक है। वो कौन से हमारे, एक तो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा हमारा हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल, है ना। साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने दिया हमें, साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया हमारे एच.डब्ल्यू. टेलर ने। किसने दिया है, एच.डब्ल्यू. टेलर ने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया है। और दूसरे जो हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट या स्कॉलर बोल सकते हैं, वो है हमारे कौन, हेनरी फ्यूल, जिन्होंने हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड किए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्वेश्चन अलग अलग उससे आता है, जैसे एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप इसमें किसके प्रिंसिपल्स बताओगे, आप बताओगे एच.डब्ल्यू. टेलर के। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप किसके बताओगे, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल आप बताओगे। ये चीज को बड़े ध्यान से सुनना कि एच.डब्ल्यू. टेलर का नाम भी नहीं आएगा,
जाएगा, या फिर सीधा क्या पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दी हमारे H.W. टेलर ने, ध्यान रखना है ना। और हो सकता है साइंटिफिक प्रिंसिपल के नाम से नहीं पूछे, सीधा पूछे एक्सप्लेन सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज गिवन बाय H.W. टेलर। तो H.W. टेलर के नाम से ही पूछ सकते हैं, विदाउट उनके नेम से भी पूछा जा सकता है ना। तो सबसे पहले हम हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिनको हम H.W. टेलर ने प्रोवाइड किया हमें प्रिंसिपल, उनके बारे में हम डिस्कस इधर करते हैं। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम काम कर रहे हैं, अगर हम साइंस का यूज कर रहे हो, तो उसमें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जिस तरीके से होती है, उस अच्छे से सोच विचार करके रिएक्ट, क्या उसका हल क्या निकलेगा, उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, है ना, उसके पूरा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके हर चीज के बारे में सोच समझ के अगर हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। इधर बोल रहे हैं, इधर साइंस में एक कॉमा बहुत बड़ा लगा हुआ है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब इधर जो F.W. टेलर है वो ये बोलना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसमें साइंस लगाओ, ना कि कोई रूल ऑफ थंब। मतलब आप अपना जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और हर कोई भी टॉपिक के बारे में आप काम करो, तो वहां हर चीज को सोच समझ के काम करो। ये नहीं कि आपके तुक्का लगाया, आपने सोचा अरे ये तो बहुत ईजी है, चलो इसको ऐसे कर लो, अरे इसको ऐसे, अरे ये ऐसे नहीं होता है, इसको ऐसे कर लो। ये नहीं करना है। अगर कोई चीज हैपन होती है, अगर कोई चीज होती है आपके केस, कोई केस होता है आपके सामने, तो आपको चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसके बारे में सोच विचार करना है, उस चीज का क्या एक्शन आएगा, उस चीज का क्या रिएक्शन आएगा, उस चीज का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या क्या आइडियाज है जो आप इसको यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी में आपको सोचना जरूरी। ये नहीं है कि आपके सामने कोई एक्टिविटी है, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, आपने तुक्का लगा दिया, अंगूठा छाप बोलते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब आपको अंगूठा छाप नहीं होना है, आपको हर एक चीज को सोच समझ के क्या करना है, डिसीजंस आपके लेना है। इधर ये हेनरी जो F.W. टेलर है वो ये बोलना चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल उन्होंने बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, के हर चीज के बारे में अच्छे से सोचना है, सोच विचार करके ही आपको काम करना है, ये नहीं है तुक्का लगा के आपको काम करना है। तो ये है हमारा एक प्रिंसिपल का मतलब। दूसरा है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, हार्मनी मतलब होता है पीस। हर चीज को आपको बड़ी शांति से क्या करना है, हर चीज को बड़ी शांति से आपको डील करना है। ये नहीं है कि गुस्सा करके हर चीज को आप सॉल्व करो। हार्मनी, पीस के साथ, शांति के साथ आप क्या कर सकते हो, अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो शांति से, क्योंकि हर एक चीज सॉल्व हो जाती है। फिर हमारा मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इधर जो है हमारे F.W. टेलर है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का ये नहीं है कि आप बिल्कुल जितना आपको प्रॉफिट चाहिए आप उतना क्या कर रहे हो, अगर आपको उतना प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उनका यूज अच्छे से नहीं कर रहे हो। आपको थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि जो आपके पास रिसोर्सेज हो उनको आप ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल सको, आउटपुट निकाल सको। ये नहीं है कि अगर हमें वो रिसोर्सेज से 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है और हमें उन रिसोर्सेज से आगे और प्रॉफिट 10 से 15,000 12,000 मिल सकता है प्रॉफिट, आपने एक रिस्ट्रिक्ट करके उन्हें रखा हुआ है कि नहीं हम 10,000 प्रॉफिट ही निकालेंगे। हो सकता है, हो क्या सकता है, अगर आपके पास ऐसे रिसोर्स जिनसे ज्यादा प्रॉफिट निकल जाए, तो जितना उनका मैक्सिमम है उनके अंदर कैपेसिटी, वो रिसोर्सेज का यूज करके आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, नॉट रिस्ट्रिक्ट। तो ये वही जो हमारे F.W. टेलर हैं वो बोलते हैं कि आपके पास जो रिसोर्स है उनका इस तरीके से यूज करो कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब इधर है प्रॉफिट, तो वो जो आपका आउटपुट है वो इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट ना रहे कि आपका सिर्फ एक दायरे में प्रॉफिट हो, उसका ज्यादा से ज्यादा जितना यूज हो सके उतना आपको अपने रिसोर्सेज का यूज करके उसका आउटपुट निकालना चाहिए। तो मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अगला जो हमारा है वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर वही होगा कि जो अपना काम है, काम को क्या करेगा, अगर ज्यादा काम है तो उसको डिवाइड करके चलेगा, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस जिस इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो अच्छा मैनेजर वही है जो काम को क्या करता है, इक्वली सबके बीच में डिवाइड करता है। उसके काम को ऐसे डिवाइड करना है जितनी उसकी कैपेबिलिटी, हर इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको काम को डिवाइड करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड करना है। फिर है आपका साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। अगर आप वर्कर का डेवलपमेंट नहीं करोगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करोगे, तो आप वो नया काम नहीं सीख पाएगा और अपने काम में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे F.W. टेलर हैं वो बोलते हैं कि आपको मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उसका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और डेवलपमेंट हो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हो सके, और वो और अच्छा क्या करे, काम सीखे, जिससे वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या सके, एक मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड
कर सके। तो ये है हमारे किसके, ये प्रिंसिपल्स है हमारे FW टेलर के, जिनका नाम है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ इतने सारे प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में अलग अलग हेडिंग के बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो हमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी ये हमें प्रिंसिपल प्रोवाइड किए गए हैं हेनरी फ्योल के, तो ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये हमें हर एक प्रिंसिपल का मतलब पता हुआ होना चाहिए, और हो सके तो सारे लर्न भी आपको करना है ना। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो फिर से तीसरी बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड में की लिंक प्रोवाइड की गई है, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लो। सच्ची बता रहा हूँ बहुत फायदे में रहोगे। हैंड रिटन नोट्स, सैम्पल पेपर्स एंड हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है, हमारा बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स रिलेटेड हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। सो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, सबसे पहला हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल बोलते हैं कि काम को डिवाइड, जो जैसा FW टेलर ने बोला था वही ये बोल रहा है कि जो काम है, काम को डिवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता है। तो जब काम को डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, लोग अच्छे से अपना बेस्ट दे पाएंगे उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर। ये सिंपल है। अगला है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको अथॉरिटी का मतलब नहीं पता है तो अथॉरिटी का मतलब इधर लिख लो, मैं इधर लिख देता हूं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। तो अथॉरिटी मतलब होता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी को पावर देते हैं तो वो, जब उसको पावर मिलती है तो वो उस चीज की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, तो हमें क्या करना पड़ता है, एज अ आप मैनेजर आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब उनके पास पावर आएगी तो वो क्या बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और जैसे ही उनके पास पावर आएगी तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जब आपके पास कोई पावर आई है तो आपको वो काम पूरा करने की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है, आपके ऊपर कर्जा आ जाता है कि आपको ये चीज को अच्छे से परफॉर्म करना है। तो हर किसी को, इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है, उसके काम के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उसके पास क्या आ सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सके, और वो आपको क्या हो, अकाउंटेबल भी हो। अकाउंटेबिलिटी का अगर आपको मतलब नहीं पता है कि अगर हमें कोई पावर मिली, हमें कोई काम मिला है, तो हम उसका जो रिजल्ट हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। फिर हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदों को लो जो पढ़े लिखे हो, अच्छे से उन्हें हर एक चीज आती हो, और वो जो उनकी पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से उनके अंदर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अंदर मतलब एजुकेशन, कि जो आपको के यहाँ काम कर रहा हो उनको उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, काम आना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन इधर हम बोलते हैं। ठीक है, तो हर बंदे को उसकी जॉब के हिसाब से क्या आना चाहिए, काम आना चाहिए, उसको उस चीज की नॉलेज भी होना चाहिए। फिर हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का इधर मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, ठीक है ना, मैं आपको लिख के समझाता हूं इस चीज का मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा ये एक क्या है, ये एम्प्लॉयज है, कौन है, एम्प्लॉयज, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज का ग्रुप है और ये क्या है, हमारे हेड्स हैं, क्या है, जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है, ये हमारे क्या है, हेड्स हैं। ये अलग अलग हेड्स हैं, और अलग अलग हेड्स को हर किसी को अपने अलग अलग एम्प्लॉय पसंद है। अब कोई ये एम्प्लॉयज को कोई टारगेट अलग देता है, कोई ऑर्डर कमांड अलग देता है, कोई ऑर्डर अलग देता है, ये भी अलग ऑर्डर दे रहा है, ये भी अलग ऑर्डर दे रहा है, यही बंदे को इन्होंने ऑर्डर दे दिया, इसने ऑर्डर दे दिया, इसने इसको ऑर्डर दे दिया, और यही बंदे ने इसको ऑर्डर दे दिया। तो इधर क्या है कि जो एक ग्रुप के लोग किसी काम में लगे हुए और इतने सारे क्या है, ऑर्डर देने वाले लोग हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको चार जगह से क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, तो वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा। अब उसको लगेगा कि मैं इस बंदे की बात सुनूं, इस बंदे की बात सुनूं, या इस बॉस की बात सुनूं, क्या करूं मैं, क्योंकि तीनों हेड हैं, तीनों बॉस हैं, और एक किसी को भी मना नहीं कर सकते। तो इधर एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस बंदे की बात सुनूं। तो इसीलिए जो हमारे हेनरी फ्योल है वो बोलते हैं कि एक अच्छा मैनेजर वही है जहां पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही चलेगी जहां पे जो कमांड है, जो ऑर्डर है, वो सिर्फ किसी एक इंसान से आ रहा है, ना कि अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे हैं किससे,
इतने सारे हेड्स है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हेड्स अलग अलग होते हैं, तो जो जितने भी हेड्स हैं उन सबका डिसीजन एक होना चाहिए, और उन सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए, या फिर जो ऑर्डर आ रहा है वो किसी एक पर्सन से आना चाहिए, जिससे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स ना आए, और जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो। इससे ही सिमिलर कुछ है, इससे ही सिमिलर है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में ऑर्डर दिया जाता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होती है, सलाह दी जाती है। देखो, बड़े बड़े हेड्स हैं, वो ऑर्डर दे दिया, अब उसके बाद उनके जो हेड्स के सबॉर्डिनेट हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो हेड है वहां के, तो वो एक अपने पढ़े सलाह देंगे कि इसको पता ऐसे करो, फिर वो दूसरा है, उसने क्या किया, इसको पता ऐसे कर लो। क्या लोग डायरेक्शन देते हैं, बहुत से लोग सलाह देते हैं, अपनी अपनी अलग सलाह, और फिर वो हेड होने के कारण उनको मना एम्प्लॉयज नहीं कर सकते। तो इधर हेनरी फ्यूल का कहने का मतलब है, कमांड में उनका कहने का मतलब ज्यादा उसको अलग अलग जगह से ऑर्डर ना आए, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में उसका मतलब है कि लोग ज्यादातर अलग अलग क्या नहीं दे, सलाह नहीं दे अपने सबॉर्डिनेट्स को, वही ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाती है किसको, अपने गोल्स को। ठीक है, तो आई होप इतना आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। फिर हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ लिया। फिर हमारा कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है कि कॉमन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग हैं, हर सारे लोग के जो इंटरेस्ट है वो सबका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कोई बोल रहा है कि जो हमारा, हम मान लो कि कोई एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड हुआ कि हम चिप्स बनाएंगे। अब जो इस चिप्स का पैकेट है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो चिप्स है, चिप्स पे हम क्या करें, सिर्फ हमारा जो रैपर होना चाहिए वो सिंपल हो जाए। कोई कह रहा है अट्रैक्टिव होना चाहिए, कोई कह रहा है येलो कलर का, कोई कह रहा है ब्लू कलर का। तो इंटरेस्ट क्या है, सबका अलग अलग है, सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हेनरी फ्यूले ये बोलते हैं कि जो सबका इंटरेस्ट है, वो सबका इंटरेस्ट एक ही चीज में होना चाहिए। सब लोग सिर्फ बिजनेस के फायदे के लिए डिसीजन, सबका इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो बिजनेस के फायदे के लिए होना चाहिए, ना कि अपने सेल्फ फायदे के लिए, है ना। तो जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जितने भी हमारे हेड्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो बिजनेस के फायदे में होना चाहिए, ना कि किस में होना चाहिए, उनके सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए उनका। ठीक है, फिर हमारा सेंट्रलाइजेशन। एक दो नाम होते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन इन ऑल हैंड्स। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू हैंड्स। क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन ले सकता है वो डिसीजन कुछ ही लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसको क्या काम प्रोवाइड किया गया है, उसी को हम बोलते थे, यार देखो तुम्हारा ये काम है, तुम अपने हिसाब से जैसा तुम चाहो वैसा तुम डिसीजन ले सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन हम सेंट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, कि हमने किसी को काम दिया है हमने उसको, अब तुम्हें ये काम करना, और तुम्हारी इतनी पावर नहीं है कि तुम किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से क्या करो, टैकल लगाओ। कोई सिचुएशन आती है तो वो तुम हमसे पूछो, हम अपने हिसाब से डिसाइड करके क्या करेंगे, तुम्हें ऑर्डर देंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, सेंट्रलाइज के जो डिसीजन लेने की पावर है वो किसके, बहुत कम लोगों के हाथ में है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो पावर टू टेक डिसीजन इन ऑल हैंड, कोई भी क्या कर सकता है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब वो बोलते हैं कि ज्यादा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लेने की पावर है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कम ही लोगों के पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए डिसीजन लेने की। ठीक है, फिर हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और पूछेंगे जरूर। तो स्केलर चेन तो बिल्कुल अच्छे से करके चलना। मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा है पूरा स्ट्रक्चर। जैसा ये कौन है, हेड है हमारे, कौन है, ये हमारे हेड है। इधर से A B C D ई, सॉरी डी गलत बना दिया, D E F। ठीक है, ये H I J K L, ये क्या हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। किस तरीके से फ्लो चलता है हमारा, किसमें, किस तरीके से फ्लो चलता है हमारा कम्युनिकेशन का। अगर ये क्या है, ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, कौन है, ये एम्प्लॉयज, या फिर ये क्या है, हमारे एम्प्लॉयज। अगर ये एम्प्लॉयज को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है ए से, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये जो ग्रुप वाले लोग हैं ये पहले ई को बताएंगे, फिर पेन चेंज कर लूँ 1 सेकेंड, हाँ। अगर एफ को कोई काम है ए से, तो कुछ बताना है ए को, तो वो क्या करेगा, ई को कम्युनिकेट करेगा। ई किसको कम्युनिकेट करेगा, डी को। डी किसको करेगा, सी को। और सी किसको करेगा, बी को। और बी किसको कम्युनिकेट करेगा, हमारा ए को। ऐसे ही जो दूसरे ग्रुप का एल है, एल को अगर कम्युनिकेट करना है ए को, तो वो के को बताएगा, के फिर जे को बताएगा, जे फिर आई को बताएगा, आई फिर किसको बताएगा, एच को बताएगा, और फिर एच ए को बताएगा। तो ये क्या है,
ये जो स्केलर चेन होते हैं, स्केलर चेन आपके यहाँ एक चेन होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड होना चाहिए कि जिससे जो सबऑर्डिनेट है वो क्या कर सके, एक चेन ऑफ कमांड में बात कर सके। लेकिन जो हेनरी फुलर वो बोलते हैं कि ये चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अर्जेंट काम होता है और अर्जेंट काम के चक्कर में अगर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से जाके बात करने तो वो बात नहीं कर पाता है। इसीलिए जो हेनरी फुलर उन्होंने सजेशन दिया कि अगर मान लो ये जो एफ और एल है, अगर इनको बात करनी है एक दूसरे से, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप से बात करनी है, तो वो क्या कर सकता है, एक ऐसा पाथवे होना चाहिए बात करने का जिससे जो दो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं वो डायरेक्टली क्या कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके लिए क्या है हमारा, एक हेनरी फुल ने सजेशन दिया जिसको, एक पाथ को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है कि अगर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डायरेक्टली बात करना है तो वो एक गैंग प्लैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर इसको मान लो अगर वैसे अगर बात करनी होती है एफ को एल से, तो क्या होता है, पहले ये पूरा इसको बताता, फिर उसके बाद ये पूरा ऐसे चलता है ना। तो इसलिए जो एल और एफ को अगर अलग अलग ग्रुप के लोगों को बात करें, तो हेनरी फुल ने सजेशन दिया है कि एक गैंग प्लैंक का क्या दिया है, आइडिया दिया है कि अगर अलग अलग ग्रुप के लोगों को आपस में बात करें तो वो गैंग प्लैंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, बात इधर कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा स्केलर चेन का मतलब था। और गैंग प्लैंक क्या होता है इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। आपको ये डायग्राम बनाना है तो वीडियो पॉज करके इजीली बना सकते हो। फिर हमारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है हमारा, इधर ऑर्डर का मतलब कमांड देना नहीं है, इधर ऑर्डर का मतलब है हर एक चीज को ऑर्डर में रखना। मतलब कि जब कोई भी चीज, हर एक चीज ऑर्डर में रहती है ना, ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एक सीक्वेंस में होता है, एक चीजों को अच्छी तरीके से रखना होता है। अगर मान लो कि कंपनी में हर एक चीज ऑर्डर से, मतलब गेट के पास रिसेप्शन होगा, रिसेप्शन पे हर एक चीज बकायदा अच्छे से रखी हुई होगी, एक शेल्फ में हर एक चीज है। उसके बाद जो ऑफिस वगैरह, मतलब जो भी हम बोलते हैं ना केबिन वगैरह है, वो केबिन वगैरह नीड्स के हिसाब से हर चीज लाइन से लगी हुई है, हर एक चीज ऑर्डर में लगी हुई है, हर एक चीज अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उस चीज के ऑर्डर की बात हो रही है इधर। और हेनरी फ्योर बोलते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी ना आए और आप हर एक चीज को क्या कर सको, इजिली डील कर सको, है ना। हर एक चीज ऑर्डर पे रखो, हर एक चीज अपनी अपनी सही जगह पे होती है, तो आपको पता ही ये चीज सही जगह पे, हर चीज आपको क्या मिल जाएगी, हर आराम से मिल जाएगी। बट अगर चीज कॉम्प्लेक्स होगी, उल्टी सीधी जगह रखी होगी, ऑर्डर में नहीं होगी, तो आपको कंफ्यूजन होगी और टाइम भी लगेगा हर एक चीज में। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि हर एक चीज आपकी ऑर्डर में होना चाहिए। इक्विटी का मतलब तो पता है कि हर एक जो एम्प्लॉय आपके बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर एम्प्लॉय आपके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और किसी के साथ बायसनेस नहीं होना चाहिए, किसके, एम्प्लॉयज के साथ। तो हर एक एम्प्लॉय को आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल रखना चाहिए। टेन्योर मतलब क्या है कि किसी, कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 महीने उसने काम किया फिर आपने उसका ट्रांसफर कर दिया, फिर 4 महीने उसने कहीं काम किया फिर उसका ट्रांसफर हो गया, फिर उसने क्या, फिर वापस इधर बुला लिया। तो ये क्या है, उसका टेन्योर स्टेबल नहीं है। वो जैसे ही सेटल होता है कहीं, तो फिर आप उसका ट्रांसफर कर देते हो, फिर कहीं वो सेटल होता है तो फिर उसका ट्रांसफर। तो ये इधर हेनरी फ्योल बोलना चाह रहे हैं कि जो टेन्योर है किसी भी एम्प्लॉय का, वो स्टेबल हो जाए, कम से कम उसको 2-3 साल तो दो काम करने के लिए, जिससे वो अपना, अपनी कैपेबिलिटीज को दिखा सके। जैसे ही वो सेटल होता है उसका फिर चेंज होता है। तो इस चीज का हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है, उसका जो टेन्योर है वो स्टेबल रखना है। फिर क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका भी डिसीजन लिया जाए, उनको भी जो मैनेजरियल डिसीजन है, उनके भी जो टॉप हेड्स के डिसीजन है उसमें भी उनका इनिशिएटिव लिया जाए, उनका सजेशन लिया जाए। किसका, एम्प्लॉयज का, सबऑर्डिनेट्स का सजेशन लिया जाए, जिससे उनको लगे कि हाँ हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है हमारी इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डिसीजंस को भी लिया जाता है। इससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे और इसके साथ साथ, मोटिवेटेड फील करने के साथ साथ उनके मन में एक भाव आएगा कि हाँ जो हमारे सब सुपीरियर्स है वो हमारी बात भी सुनते हैं, उनका भी इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि वो भी इंसान है, हो सकता है अच्छे अच्छे डिसीजन वो आपको दे सके जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हो। तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, किसका, सबऑर्डिनेट्स का भी। फिर हमारा ई स्पिरिट डिकॉप्स। ई स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। क्या होता है, ई स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि हर सबके साथ मिलकर यूनिटी में आपको क्या करनी चाहिए, काम करना चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। तो ये हमारे हेनरी फ्यूल्स के क्या है, ये हमारे प्रिंसिपल्स है, और ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले प्रिंसिपल्स बता दूं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, तो एक तो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है, दूसरा हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक हमारा होता है स्केलर चेन, स्केलर चेन के बाद साथ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ई स्पिरिट डिकॉप्स। ये प्रिंसिपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और लगा लो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्स। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना ही है। साइंटिफिक रूल, साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन एमसीक्यू में और आपके वैसे थ्योरी में पूछे जाते हैं। तो
बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। ये प्रिंसिपल्स तो सारे लर्न करके ही चलना। और इसकी जो केस स्टडीज है, केस स्टडीज हम लगाने वाले, हमारे जो ये सेशन सारे जो हमारा पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी, मतलब 12 चैप्टर जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे, 15 से 16 तारीख 15 टू 16 जनवरी के बाद हमारी केस स्टडीज आने वाली है। तो उसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना। उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए भी हम रेगुलर शॉर्ट जो सीरीज है हमारी, शॉर्ट नोट्स की सीरीज, शॉर्ट वीडियोस की सीरीज, वन शॉट की सीरीज, वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम channel, and also join our WhatsApp group. So, myself Sharat Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well. Bye bye.